नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। आज सुबह ही अभिषेक बनर्जी, जो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव हैं, सांसद हैं, उनके घर पर सीआईडी ने रेड की। घंटों ये रेड चलती रही और अभी कल ही पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इससे पहले भी कई बार कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं अभिषेक बनर्जी के खिलाफ। तो और यार जांच एजेंसियां और सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ किस तरीके से वहां बीजेपी कार्यकर्ता भी हमलावर हैं, ये दिखाई पड़ रहा है पिछले दिनों जिस तरह से हमले हुए। और अभी कल ही तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता का ये बयान था कि वो लोग अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं। और इधर बीच तृणमूल कांग्रेस के जो बागी सांसद कहे जा रहे हैं, उनके बीच भी कोई अभी स्पष्ट खबर नहीं आई है। कहा जा रहा है कि 15 तारीख को यानी सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष से मिलेंगे और वो फिर अपने को एक अलग गुट के तौर पर उनको मान्यता देने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इसके अलावा जो है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अब सड़कों पर उतरने का एक मेगा प्लान तैयार किया है और उसको लेकर अब तैयारी हो रही है कि कैसे सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। उसका एक पूरा रोड मैप आया हुआ है, उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अभिषेक बनर्जी के यहाँ किस तरीके से छापेमारी, मामला क्या है और कैसे एक के बाद एक मुकदमे वहाँ कायम होते चले जा रहे हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई भी हो रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। तो अब क्या जल्दी से जल्दी, यानी बहुत जल्दी पड़ी हुई है कि दोनों नेताओं को किसी भी तरीके से जेल भेजा जाए, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि कैसे चुनावी मशीनरी का, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके न केवल राज्यों के विधानसभा चुनाव जीते जा रहे हैं बल्कि राज्यसभा की सीटों को भी कैसे हथियाया जा रहा है। बिल्कुल समीर जी, कल रात में यानी अभी शुक्रवार और शनिवार की मध्यरात्रि 2 बजे सीआईडी जो है वो अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। अभिषेक बनर्जी ठीक उसी समय ममता बनर्जी के घर से अपने घर पहुंचे थे। इस पर सवाल एक तो ये भी उठ रहे हैं कि रात के 2 बजे जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि आप छापेमारी नहीं कर सकते किसी के घर 10 बजे के बाद रात को, एक तो उसका उल्लंघन हुआ है जी। दूसरा, अभिषेक बनर्जी कल ही जो थे वो लौट के आए थे सीआईडी दफ्तर, लगभग 10 घंटे की पूछताछ हुई थी उसके बाद। तो ऐसा क्या था कि सीआईडी फिर उनके घर पहुंची। हाई कोर्ट साफ तौर पर कह चुका है कि किसी को गवाही देने के लिए या कोई आपको जो चीज़ चाहिए है वो उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, उसको खुद अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये संविधान के अनुच्छेद 20 का जो उल्लंघन होगा। इसके बावजूद क्यों सीआईडी इस तरीके से परेशान हो रही है और देश भर को परेशान कर रही है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, उधर जो दूसरे नेता हैं मदन मित्रा, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। तो यानी एक साथ जो है सीआईडी, ईडी, पुलिस तीनों के काम पे इसको लगा दिया गया है। यानी अब इस बीजेपी की, केंद्र की और पश्चिम बंगाल की सरकार के पास कोई और काम बचा ही नहीं है। सिर्फ एक ही काम बचा है कि तृणमूल कांग्रेस को किस तरीके से तोड़ा जाए और किस तरीके से वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। तो इसके लिए सीआईडी, ईडी और राज्य की पुलिस सबको एक साथ लगा दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और इसमें एक इंटरेस्टिंग मामला है अमलेदु जी, हालांकि कोई बहुत दुर्लभ तथ्य नहीं है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से जो एक बागी नेता है, चाहे वो विधायक हो या जो सांसद हो जिनकी बात कही जा रही है, 19 सांसदों की लिस्ट अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ी है, लेकिन उसकी चर्चाएं भी मीडिया में चल रही हैं। बागी विधायकों के में से किसी के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई, कोई ईडी सीबीआई नहीं दिखाई, कोई ईडी सीबीआई दिखाई नहीं पड़ रही है। दूसरा देखिए, जो 19 की लिस्ट थी, पहले जो लिस्ट आई उसमें शत्रुघ्न सिन्हा और वो प्रतिमा मंडल, उनके दोनों के नाम थे। अब जब दोनों के बयान आ गए कि हम इसमें नहीं हैं, तो दूसरी लिस्ट जो आई है उसमें वो नाम नहीं है, मतलब उन दोनों के नाम नहीं है। तो फिर ये कौन सी लिस्ट है भाई? कौन रहा है ये लिस्ट? क्योंकि सिग्नेचर किसी के भी नहीं दिखाई पड़े हैं, एक भी सांसद के, लोकसभा सदस्य के, किसी के भी नहीं। और जो एजेंसी ने जारी किया है वो सिग्नेचर जो है वो काट के जारी किए गए, ये सिग्नेचर है। अरे पूरा जारी करो ना, 20 के सिग्नेचर उस पत्र पर, वो नहीं है। तो ये साफ तौर पर समझ आ सकता है। वो विजुअल भी हम लोग देखेंगे कि रात के 2:30 बजे किस तरीके से सीआईडी जो अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती है और दरवाजे किस तरीके से
तोड़े जा रहे हैं, ये आरोप हाँ, है। ये आरोप अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाए हैं। पहले देख लेते हैं उस विजुअल्स को कि किस तरीके से रात में देर रात उनके यहाँ ये छापेमारी की जा रही है और घंटों वहां पर सीबीआई के लोग, पुलिस के लोग वहां पर मौजूद रहे और ताला तोड़कर, अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि उनके घर के ताले तोड़कर वहां पर तमाम दस्तावेज लिए गए, जबकि दिन में 10 घंटे तक उनसे उसी सीआईडी ने, माफ कीजिएगा, सीआईडी ने, वहां पर राज्य की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने उनसे पूछताछ की थी और उसके बाद वो पूछताछ के बाद उनके घर पर छापेमारी के लिए भी पहुंच गई है, वो भी देर रात। कर ये जो तृणमूल कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है उसको भी हम लोग देख, सागरिका घोष जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने एक पूरा का पूरा घटनाक्रम बताया है कि क्या कुछ हुआ, कैसे पूछताछ हो रही है। उसके बाद फिर सीआईडी वहां पर पहुंच भी रही है। वो लिख रही हैं कि कोलकाता पुलिस में अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पहुंचती है सुबह 3 बजे। सुबह 5 बजे ताले तोड़ने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बुलाया जाता है। सुबह 6:30 बजे तलाशी शुरू हो जाती है। दूसरी मंजिल से लेकर छत तक जो 90 मिनट तक चलती है। नतीजा जब्ती रिपोर्ट कहती है कुछ नहीं मिला, कोई सबूत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना, डराना, धमकाना और मानसिक प्रताड़ना। ऑपरेशन लोटस उन सभी नेताओं को निशाना बना रहा है जो बीजेपी के आदेशों के आगे झुकने से इनकार करते हैं। विपक्षी नेता पर शर्मनाक हमला, बदले की भावना वाली साजिश भरी और घटिया हरकतें, शर्म की बात है। तो ये पूरा का पूरी टाइमलाइन उन्होंने दी है कि कैसे सुबह 3 बजे शनिवार को, यानी आज ही सुबह 3 बजे ये सीआईडी की टीम पहुंच रही है, जिसको हम लोग यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक बार देखते हैं फिर से उसको फुल स्क्रीन पर कि कैसे वहां पर पहुंच रही है और ताले तोड़ने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को बुलाया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब इतना बड़ा डिजास्टर हो गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को बुलाया। अरे भाई, ये सीआईडी वाले भी जानते होंगे ताले तोड़ने, तो उसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट बुलाने की आवश्यकता है? सुनामी थोड़ी ना आ गई थी है कि सुनामी आ गई है तो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम की आवश्यकता है। लेकिन सिर्फ जो है ये भय बनाना कि देखो सीआईडी भी लगा दी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी लगा दिया, ईडी भी लगा दी, सीबीआई भी लगा दी, अरे सेना और भेज दो। अभी तो होंगे ही 90 दिन तक, तो कहा ही था गृह मंत्री। कोलकाता में है तो वह ट्रंप का 5वां बेड़ा भी मंगवा लो, राफेल भी भेज दो, सब कुछ भेजो। भाई राफेल भेज तो दिया था चुनाव में, तो है ना, 2.5 लाख तो आपने फोर्स भेज दी थी सेंट्रल की, यानी पूरे देश भर का लोकसभा चुनाव 3.5 लाख सेंट्रल फोर्सेज करा लिया। अकेला पश्चिम बंगाल का चुनाव के लिए 2.5 लाख सेंट्रल की फोर्सेज लगाई गई, अभी भी पड़ी हुई हैं। तो ये जो करना है तो करो भाई, सब कुछ करो। यानी समीर जी, इसके साथ जो देखा जा रहा है कि ये भय का माहौल बनाया जाए और तृणमूल कांग्रेस को किसी भी तरीके से तोड़ दिया जाए, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर कि कैसे तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा जाए और जो नेता बचे हों, और चाहे वो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी हो या वहाँ पर दूसरे मदन मित्रा हो और भी नेता हो, उनको जो नहीं टूट रहे हैं उनको सीधे जेल में भेज दिया जाए और ये दिखाया जाए सीधे सीधे। मतलब ये मैसेजिंग है अमलेंदु जी कि आप हमारे साथ हैं तो आप बिल्कुल बेखौफ रहिए, चाहे आप कितना भी अपराध कर लीजिए, और अगर आप हमारे साथ नहीं तो आप कितने भी सही होंगे, आपको ऐसे ही परेशान किया जाएगा। रोज रोज वहां कभी एक बार सीआईडी छापेमारी करेगी, फिर सीबीआई जाएगी, ईडी जाएगी, पुलिस वाले जाएंगे, यानी कोई न कोई छापेमारी आपके यहाँ होती रहेगी और आपको पूछताछ के लिए हम बुलाते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, पूछताछ के लिए बुलाते रहेंगे, इसी तरीके से छापेमारी चलती रहेगी। अब राजनीति नहीं होनी, अब यही होना है जी। मतलब आप पश्चिम बंगाल में आए हैं तो वहाँ के आप राज्य के भलाई के लिए क्या करेंगे, इसको आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो है सब समझ में आ रहा है। तो ये आप समीर जी देख सकते हैं कि किस तरीके से गड़बड़ियाँ की जा रही हैं और जिस तरीके से अब ये सब कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर साफ समझा जा रहा है कि अब सिर्फ एक लक्ष्य बीजेपी के पास बचा है कि किसी भी तरीके से तृणमूल कांग्रेस को तोड़ दिया जाए, ऑपरेशन लोटस कामयाब किया जाए। और सागर का घोष यही कह रही हैं कि ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस है, इसके अलावा कुछ नहीं। रात को 3 बजे सीआईडी पहुंचती है, 5:30 बजे जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम बुलाई जाती है ताले तोड़ने के लिए। 6:30 बजे तलाशी शुरू होती है, 90 मिनट तलाशी चलती है, उसके बाद मिलता कुछ नहीं है। बिल्कुल, लेकिन विपक्ष के नेताओं की भी जो प्रतिक्रिया है वो भी जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। कीर्ति आजाद ने क्या कहा है, जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, वो सुनेंगे। अखिलेश यादव को सुनते हैं क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं और उनका मकसद क्या है। ये जो ईडी सीबीआई जांच एजेंसियां हैं, इनका जो कन्विक्शन रेट है वो 4% से भी कम है और उस कन्विक्शन रेट के बावजूद किस तरह से वो
बदले की भावना से विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकार के दबाव में काम कर रही है। अभी इसके पहले तो यही सीआईडी कभी नहीं गई अमलेंदु जी अभिषेक बनर्जी के घर, कभी ईडी या सीबीआई नहीं गई, कभी नहीं गई, और ये अब अभी जा रही हैं, मतलब अब सत्ता से अब जैसी गए वैसे जा रही हैं अब ये। तो ये देखा जा सकता है, और कहा जा रहा है साहब कि हमने खुली छूट दे दी है। अरे तो क्या खुली छूट दे दी है, मतलब क्या है, आपने खुली छूट दे दी है क्या? संविधान से बाहर कोई आपने एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर्स दे दी है पुलिस को सीआईडी और ईडी को? भाई संविधान से बाहर आपने कोई शक्तियां दे दी हैं क्या? और आप कौन होते हैं शक्तियां देने वाले कि हमने खुली छूट दे दी है? ऐसी ऑपरेशन सिंदूर में जैसा मोदी जी ने सेना को खुली छूट दे दी है, मोदी जी कौन होते हैं भाई सेना को खुली छूट देने वाले? और जब छूट दी थी तो फिर आपने बुला क्यों लिया? तीनों सेनाओं की कमांडर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति है, कहीं हमने छूट दे दी तो समझ में भी आता है। मोदी जी ने छूट दे दी, तो मोदी जी क्या है भाई सेनाओं के? और बड़े कमांडर के कहने से आपने वापस बुला लिया। वो बड़े कमांडर कौन? अमेरिका में बैठे हुए, वही बैठे हुए। आपने उनको बड़ा बड़ा कमांडर बता दिया, और वो 75 बार आप तो कह चुके कि मैंने कहा स्टॉप इट, रोको इसको, और तुरंत मोदी ने रोक दिया। तो ये है, तो ये आप जो कर रहे हैं तो इसकी सारी चीजें सामने आ रही हैं। रोक क्या दिया, वो भी खबर तो वही दे रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर देते हैं उसके 2 घंटे बाद यहाँ कहा जाता है कि हाँ हमने रोक दिया है। हाँ, यहाँ 2 घंटे बाद कहा जाता है, और वो भी मतलब ये सूचना जो है कि अब हम दे दें ये है, वरना रुक तो गया था वो पहले रुक गया पहले ही कमांडर साहब ने कह दिया। और यहाँ कहा कि साहब वहाँ के डीजी ने था सेनाओं के पाकिस्तान के, उन्होंने हमसे अनुरोध किया, तो पाकिस्तान की डीजी सेना की डीजी के कहने पे आपने क्यों रोक दिया? क्या आपसे सरकार ने कहा, आसिम मुनीर ने कहा? नहीं कहा, तो आपने क्यों रोक दिया भाई? मतलब इतना आपको प्यारा हो गया पाकिस्तान की सेना का डीजी जो है कि उसके कहने पे आप ऑपरेशन सिंदूर रोक देंगे? और जबकि हमारा मीडिया बता रहा था कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुकी है हमारी सेना, रावलपिंडी में कब्जा कर चुके हैं, इतना ज़्यादा कर चुके हैं आप। नूरबेस खान जो है आपने पूरा तबाह कर दिया था, और उसके बाद आपने वापस ले लिया। बस इस्लामाबाद ही बचा था। हाँ, नहीं इस्लामाबाद तो कब्जा कर चुके थे, हो गया था, लेकिन आपने छोड़ दिया। तो जब मीडिया हमारा बता रहा है कि इस्लामाबाद कब्जा हो गया था तो क्यों किया आपने, क्यों छोड़ दिया? तो इस पर सवाल है। बहरहाल सुन लेते हैं अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। ये बार बार जो ताबड़तोड़ सीबीआई, ईडी, सीआईडी इन सब की छापेमारी हो रही है, केस रजिस्टर किए जा रहे हैं, क्या इनका मकसद है? इनसे मिलने वाला क्या है? सुनते हैं अखिलेश यादव को। 26 विधानसभा चुनाव में उन्होंने इन्फ्लेटरी कम्युनल हल्स किए थे, जिसकी वजह से ये एफआईआर करी गई है। वो हार गए हैं, सरकार बीजेपी की है, उन्हें बीजेपी को, उनकी पार्टी को तोड़ना है। हर काम बीजेपी करेगी, और ये समझ ले देश के लोग, बीजेपी जिसको भी तोड़ना चाहेगी संस्थाओं के माध्यम से झूठे मुकदमे लगा करके, डरा करके ये काम करेगी। लेकिन देश की जनता तैयार है आने वाले समय में, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। जो लोग जहां से आए हैं वहीं से बाहर होंगे। सर, तोड़ने की बात कही, लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अभी कहा जा रहा है कि तमाम सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि विलय हो सकता है बड़ी पार्टियों का कांग्रेस में, चाहे वो टीएमसी हो और ये सारे, क्योंकि अभी उनके जो सांसद। देखिए, इस पे मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो रास्ता अपना रही है, एक दिन उसे भी इसी तरह का रास्ता फेस करना पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है, और सीधे सीधे कि इनका मकसद क्या है, और ये जो रास्ता एक तय करके जा रहे हैं तो इसी रास्ते पर उनको भी चलना पड़ेगा। आज सत्ता में है, कल सत्ता से बाहर होंगे। हाँ, बिल्कुल यही कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आज जो आप तरीका अपना रहे हैं, ये इसके दुष्परिणाम आपको भी भुगतने पड़ेंगे। साफ सी बात ये है, यानी कि जो आप आज कर रहे हैं, कल आपको इन्हीं सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ये एक तरीके से साफ तौर पर कह रहे हैं अखिलेश यादव कि जो दुष्कर्म जो है या पाप जो है जो बीजेपी इस समय कर रही है एनसीओ के ज़रिए, इन सब का सामना आपको भी आने वाले समय में करना पड़ेगा। यानी जब आप सत्ता से बाहर जाएंगे तो आपको फिर विपक्ष इसी तरीके से आपसे निपटेगा, जो सरकार में नई सरकार आएगी। सीधी सी बात है समीर जी कि जो आप स्थापित कर रहे हैं परंपरा, वो परंपरा फिर दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे, और आपने रास्ता दिखा दिया कि विपक्ष के साथ क्या किया जाना है। तो जब आपने रास्ता दिखा दिया तो उसके बाद अब ये नहीं चलेगा कि अरुण जेटली जो हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उस समय के, उनको चिट्ठी लिख दें कि भाई मोदी जी को बचा लो।
अब नहीं चलेगा, अब चिट्ठियां ये काम नहीं कर पाएंगी, ये आपने रास्ता बता दिया। बिल्कुल रास्ता बता दिया है। और ये भी है कि आप अल्पमत की सरकार में जब इस तरह से कह रहे हैं तो सोचिए कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकारों ने कभी ये किया होता, 2/3 नहीं 3/4 उनके पास सीटें हुआ करती थी, तो कोई विपक्षी नेता कहाँ रहा होता इस समय। बहरहाल ये जो रास्ता जो एक बना रहे हैं उनको भी ये पता है कि आने वाले दिनों में क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन उनको अभी समझ में नहीं आता है कि अभी क्या हो रहा है। इसको लेकर जो कीर्ति आजाद हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता, उनको भी सुनते हैं कि आखिर ये सब जो छापेमारी, जांच, FIR, ये सारी चीजें हो रही हैं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ, वो आखिर उनके पीछे क्या वजह है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरी की पूरी तृणमूल कांग्रेस एक भ्रष्ट हो गई है, सब कुछ है। हालांकि बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन एक बार अचानक ही। और सबसे बड़ी बात ये कि जो अभी वह बागी हो गए हैं या वो तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं या उससे अलग हो रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही एकदम सुरक्षित दिखाई पड़ रहे हैं जैसे तमाम दूसरे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सुरक्षित दिखाई पड़ रहे हैं। और अच्छा, जो लीड कर रहे हैं ऑपरेशन लोटस को तृणमूल कांग्रेस के अंदर, उनके बारे में तो कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि वो काकोली घोष जो है, हाँ वही काकोली घोष है जो 5 लाख रुपया कैमरे पर लेती हुई पकड़ी गई थी नारदा शारदा में। अब वो तो मुख्यमंत्री भी पकड़ा गया था, वो तो मुख्यमंत्री है, वो तो मुख्यमंत्री है। तो काकोली होते तो आज उनके खिलाफ भी छापेमारी हो रही थी, जेल हो गए होते। तो काकोली को सोच रही है कि भाई जब ये मुख्यमंत्री बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बनूं, मैं भी तो पकड़ी गई थी। एक जो है वो असम में उसका भी आया था। तो भाई ये सब जब मुख्यमंत्री बनने तो मैं क्यों नहीं बनूं, मैं भी तो पकड़ी गई थी नारदा शारदा घोटाले में। अगर नारदा शारदा घोटाला इतना पवित्र है कि उसमें कैमरे पे पकड़े जाने वाले लोग मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकती। तब शुभेंदु अधिकारी को सोचना चाहिए कि काकोली घोष आ जाएंगी तो शुभेंदु अधिकारी का क्या होगा, तो नया संकट खड़ा हो सकता है, ये भी हो सकता है। समीर जी, बिल्कुल सुनते हैं कीर्ति आजाद को क्या कह रहे हैं। क्या रेट चल रही है सर? अभिषेक बनर्जी के यहाँ CID की टीम पहुंची हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या कि CID अभिषेक बनर्जी के यहाँ पहुंची है, मदन मित्रा के यहाँ ED चल रही है? ये ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, ये तो चलता ही है, पॉलिटिकल पार्टियों को किया जाता है। इनका 1% भी इन्होंने अभी तक कन्विक्शन नहीं दिखाया है। तो ये तो बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता दिखती है, इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है, यही सब चीज़ें करते रहेंगे, यही सब न्यूज़ में चलता रहेगा। तो महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, LPG आसमान छू रही है, कोई उसके विषय बात नहीं करेगा। जो पेपर लीक हुए हैं उस विषय पर कोई बात नहीं करेगा। 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, 2027 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री विश्वगुरु नॉन बायोलॉजिकल ने कहा है। यही बच्चे बड़े होकर 25 साल 30 साल के होंगे। अब सब कोई थोड़ा ना बीजेपी के नेताओं की तरह पैसे वाले हैं जो विदेशों में भेज देंगे। जो मंत्री हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़े हैं या पढ़कर आ चुके हैं। तो गरीब जनता है, कौन पूछता है? वो नीट के माध्यम से, क्यूट के माध्यम से, CBSE के माध्यम से पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नौकरियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो नौकरियां हैं नहीं, तो देश की जो परिस्थिति है वो तो सब जानते हैं। हमने आपको तो ये कह रहे हैं कीर्ति आजाद, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कि अगर CID ने छापेमारी की है तो इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? ये तो होना ही है और ये लगातार हो रहा है। तो अभी CID छापेमारी कर रही है, पूछताछ की है, उसके बाद ED भी करेगी, फिर CBI भी करेगी, हो सकता है इनकम टैक्स वालों ने भी कुछ अभी निकाल रखा हो। तो ये तो बहुत सामान्य सी बात है और हर विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ ये हो रहा है। बिल्कुल समीर जी, हर विपक्ष के नेता के साथ हो रहा है। और जहाँ जहाँ मतलब आवश्यकता है ऑपरेशन लोटस करने की, वहाँ वहाँ चल रहा है। तो जहाँ भी अब जो पहले ही झुक जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं होता है, जो नहीं झुकता है तो उसके सामने अभी दिक्कतें आ रही हैं। हम लोगों ने देखा है कि चुनाव से पहले कई राज्यों में किस तरह की चीज़ें हुई, तो अब चुनाव के बाद क्या स्थितियां तो ये सामने आ रही हैं। तो ये सब सामने आ रहा है और पूरा विपक्ष समीर जी इसको लेकर समझ रहा है कि ये सब क्या किया जा रहा है और क्यों किया जा रहा है और छोड़कर जाने वाले कौन लोग हैं। ये सब जो है वो आप मतलब समझ सकते हैं कि जो छोड़कर जाने वाले लोग हैं वो सभी लोग जो हैं वो किसी ना किसी मामले में फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये सामने आ रहा है। बिल्कुल, जो छोड़ कर जा रहे हैं यानी उनको भी, और ये भी सीधे सीधे ये कहा जा रहा है। और कई सांसदों के कल हम देख रहे थे कि कुछ एक सांसद के बयान आए कि हम लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है, इसलिए कि या तो फिर कोई हमारे खिलाफ केस दर्ज होगा,
हो सकता है, उसकी आशंका भी बनी है। दूसरे यहाँ पर बाहर निकलने पर बीजेपी के कार्यकर्ता वो हमले कर रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में ये हमले हो रहे हैं। और इधर सीबीआई, सीआईडी, ईडी यानी जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? मुकदमे दर्ज कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, उसके बाद रेड कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं। और मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। जो अभी हम लोग देख रहे थे सागरिका घोष का ट्वीट, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है। लेकिन ये सबको पता है और विपक्ष के नेताओं का भी ये कहना है कि ये कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। ये बीजेपी की अपनी कार्यशैली है, डराने की, धमकाने की, विपक्ष के नेताओं की। अगर चुनाव में हरा कर नहीं किसी को ले आ पाए तो इस तरीके से अपनी तरफ कर रहे हैं। चुनाव हराने के लिए किसी भी स्तर पर उतर जाते हैं। यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन जैसे नेताओं को, उनकी कोशिश थी कि वो राज्यसभा ना पहुंच पाए, तो वहाँ पर उनका पर्चा खारिज कर दिया जाता है। बहरहाल सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं? एनसीपी की नेता ममता बनर्जी के यहाँ जिस तरह से छापेमारी हुई है और इसके अलावा जिस तरह से कई अन्य मुद्दों पर सरकार घिरी हुई है, उनसे ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये सारी चीजें कर रही है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं? कुछ तात्कालिक मुद्दे भी हैं जिनसे सरकार ध्यान भटका रही है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले सुप्रिया सुले को सुन लेते हैं। जो हमला हुआ है, 3 लोग मारे गए, ट्रम्प का बयान है वो ऐलान नहीं किया। तो बहुत दुख की घटना है, बड़ी मतलब बहुत दुख की बात है जिस तरह से हल्ला हुआ है और हमारे 3 भारतीय हमने गंवाए। हमारी अपेक्षा थी कि भारत सरकार इसका जवाब ये देना ही चाहिए। हमारे 3 बच्चे गए, इस मिट्टी के वो बच्चे हैं, भारतीय हैं और उसके मान सम्मान में भारत ने एक स्ट्रांग लाइन लेनी ही चाहिए। और हमारी अपेक्षा है कि भारत सरकार इस पे चर्चा करे और अगर भारत सरकार फॉरेन पॉलिसी में कुछ न कर पाए तो विपक्ष पूरी ताकत से उस फैमिली के साथ है। और हम ये नहीं लड़ पाए सरकार तो हम तो पूरी तरह से उनकी तरफ से भारतीय हर बच्चे के लिए, हर भारतीय के लिए लड़ेंगे। ममता बनर्जी पर एफआईआर के निर्देश दिए हैं, कुछ वक्तव्यों को लेकर उनके। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगना है। एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को बोलने का अधिकार है और जिस तरह से एनसीपी तोड़ी गई, पहले शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी गई, वही मॉडल आज तृणमूल कांग्रेस का हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। आप क्या बोलना चाहेंगे नाना पटेले को, जिस तरह से उन्होंने इस बयान को दिया है कि प्रस्ताव आया था? नहीं, मैंने नाना पटोले जी का स्टेटमेंट पढ़ा ना सुना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कह रही है सुप्रिया सुले भी कि हैरानी की बात नहीं है, उनकी पूरी कोशिश ही है कि वो सारी विपक्षी पार्टियों को तोड़ डालें। वही शिवसेना के साथ किया गया, उनकी पार्टी के साथ किया गया, एनसीपी के साथ और अब वो तृणमूल कांग्रेस के साथ। लेकिन जो बात कह रही है सुप्रिया सुले, अमलेंदु जी, उस पर सरकार खामोश है। बात यह है कि कैसे ओमान में अमेरिकी सैनिकों ने 3 भारतीयों को मार डाला और उस पर सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शब्द का कोई बयान नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तथाकथित 12 साल पूरे करने पर जब डोनाल्ड ट्रंप बधाई देते हैं तो उसका जवाब प्रधानमंत्री देते हैं कि हाँ माय डियर फ्रेंड। हाँ, उसका जवाब तुरंत देते हैं, माय डियर फ्रेंड करते हैं। हालांकि जो है एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने मार्को रूबियो से बात की आज सुबह और अपनी सख्त जो है आपत्ति दर्ज कराई है। तो आपत्ति क्या करेगी दर्ज? आपत्ति आपने दर्ज कराई तो आपत्ति है किस काम की, अगर आपने वो आपत्ति दर्ज भी कराई है तो ये एक गंभीर घटना समझिए। और इस पर एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल खामोश जो हैं वो बिल्कुल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एकदम बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है। बिल्कुल उस पर क्या कोई बयान नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, वो भी हम लोग देखते हैं कि क्या उसमें कहा गया है, किस तरीके से सरकार विदेश मामलों को डील कर रही है, टैकल कर रही है और क्यों ऐसे मामलों पे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उस समय के उनके कुछ बयान आज फिर वायरल हो रहे हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो एक शब्द बोल जाए। अगले हफ्ते G7 में हमारे नाविकों की हत्या के बस चंद दिनों बाद मोदी जी मुस्कुराएंगे, गले मिलेंगे और समझौते करेंगे, मगर उन 3 भारतीयों के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री भारत माता के बेटों की रक्षा नहीं कर सकते क्योंकि जिन्होंने उन बेटों की जान ली उन्हें नाराज करने की इनमें न हिम्मत है न ताकत है। तो अमेरिकी सेना ने सीधे सीधे हमले किए हैं
और जो बयान भी वहां पर न तो प्रधानमंत्री कोई बयान नहीं आ रहा है और कह रहे हैं कि G7 की बैठक में प्रधानमंत्री रवाना हो भी चुके हैं, तो वहां पर जाकर वहां अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होगी, लेकिन क्या उस मुलाकात में बात करेंगे? जब वहां पर बेड़ियों में जकड़ कर लाए गए भारतीय, तब तो कोई बयान दिया नहीं, बल्कि समर्थन किया कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, और आप देखिए कि जब ये हमला हुआ, ईरान ने तुरंत इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, भारत के समर्थन में खड़ा हुआ, और जिस पे हमला हुआ उसकी सरकार खामोश है, प्रधानमंत्री के मुंह पे ताला लगा हुआ, मौनी मावा बन गए हैं कि ट्रंप नाराज ना हो जाए। अब क्या पता ट्रंप कहता है कि पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने का, पता नहीं उसके पास क्या चीज है जो पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर देगा नरेंद्र मोदी का। तो इतने दबे नरेंद्र मोदी, हम लोग तो नेहरू जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना क्यों डर रहे हैं कि पॉलिटिकल कौन सा पॉलिटिकल करियर खत्म कर देगा? भाई जब नेहरू का तोड़ दिया आपने, तो कैरियर तो आपका हो चुका पूरा। भाई 12 साल का कैरियर होता, 12 साल का कैरियर आपका हो गया, तो अब क्या साइकिल के कैरियर लेके घूमोगे कि उसकी चिंता है साइकिल का कैरियर ना टूट जाए? तो टूट जाए साइकिल का कैरियर, तुम्हारी सरकार का कि तुम्हारा बन गया ना, 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया पंडित नेहरू का। इस्माइल बाकाई जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस हमले के तुरंत बाद ट्वीट किया, वो उनका ट्वीट ये है, और इसको लिख रहे हैं कि भारतीय कॉमर्शियल जहाजों पर अमेरिका के क्रूर हमलों में कम से कम 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ये हमले अमेरिका की हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती की जारी नीति का साफ सबूत है। हम मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों और दोस्तों के प्रति सहानुभूति जताते हैं और भारत के लोगों और सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, क्योंकि ये व्यवहार वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की आज़ादी को भी खतरे में डालता है। और देखिए अमलेंदु जी, जब दुबई में कुछ हमले हुए थे, कुछ भारतीयों की जान गई थी, कुछ और जगहों पर तुरंत भारत की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से उस पर हमले की निंदा की गई थी कि कड़ी का इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस तरह के कुवैत पर हुआ था और यूएई पे जब हुआ था, तुरंत जो थी प्रधानमंत्री, अच्छा बात भी की वहां प्रधानमंत्री ने सुल्तानों से, तो सुल्तानों से बात कर ली, तो भाई यहाँ भी सुल्तान से बात कर लो ना, जिसने हमला किया। इस सुल्तान को हड़काओ, सर्जिकल स्ट्राइक करो, घर में उसको मारो, इसको डोनाल्ड ट्रंप को, कि तूने हमारे 3 जो थे वो नौसैनिक कैसे मार दिया हमारे मर्चेंट नेवी के, लेकिन यहाँ घर में घुसने की हिम्मत ही नहीं पड़ रही, अपने घर में दुबके पड़े हो। अरे 56 इंच की छाती किस लिए है? जब घर में घुसकर मारते हो तो घर में घुसकर मारो इस ट्रंप को, अकल इसकी ठीक कर दो। बदमाश आदमी जो है भारत के जहाजों पे हमला कर रहा है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। मोदी जी आगे बढ़े, हम साथ में पीछे पीछे हैं मोदी जी के, एकदम बढ़े मोदी जी आगे। नहीं आएगा, उस पर बयान नहीं आ रहा, और उसको लेकर यहाँ जो विपक्ष है हमलावर है और हैरान है कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री अपने देश के नागरिकों की बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं, नागरिकों को मारा जा रहा है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का नाम नहीं ले पा रहे हैं, उन इस कार्रवाई की निंदा नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या है? तो ये लगातार इस पर बयान आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको आप बताएंगे और भी, लेकिन बड़े मुद्दों को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के लोग सड़कों पर उतरे हैं, परीक्षाओं में धांधली, घोटाले, पेपर लीक होना, ये सारे मुद्दे, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब एक बड़ी रणनीति बनाई है और कई जगहों पर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। कल जो ये बैठक हुई है और उसके बाद, और इसके अलावा राहुल गांधी के एक भाषण की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन अब सड़कों पर उतरने का जो अचानक बैठक बुलाई गई थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की भी, महासचिवों की भी और प्रभारियों की, उसमें यह फैसला हुआ है कि अब अलग अलग शहरों में बड़े आंदोलन किए जाएंगे सरकार की नीतियों के खिलाफ। हाँ बिल्कुल समीर जी, बड़ा कार्यक्रम जो है वो तैयार किया गया है और कल मतलब आज ही जो है ये बयान सुबह जारी किया गया है। कांग्रेस की तरफ से जो AICC है उसकी तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है और उस प्रेस रिलीज में जो बातें कही गई हैं, जो मुख्य बातें कही गई हैं, एक तो ये कि कांग्रेस जो है राष्ट्रव्यापी अभियान करेगी और इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। अभियान जो है इसका नेतृत्व जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के मार्गदर्शन और राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू किया जा रहा है। मुख्य मुद्दे जो हैं देश में बढ़ती पेपर लीक की घटनाओं, परीक्षाओं में अनियमितताओं, बेरोजगारी और मोदी सरकार द्वारा युवाओं के साथ किए जा रहे कथित विश्वासघात के खिलाफ है। इसका उद्देश्य लाखों युवा भारतीयों की कठिनाई को उजागर करना है जिनका भविष्य पेपर लीक, परीक्षा की बढ़ती लागत और एक निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती एवं शिक्षा प्रणाली सुरक्षित करने में सरकार की विफलता के कारण खतरे में है। ये आंदोलन
आंदोलन छात्रों को राजनीतिक संबद्धता से परे एकजुट करने और प्रभावित युवाओं को अपनी आपबीती साझा करने व जवाबदेही की मांग करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। राहुल गांधी के जो है वो छात्र सम्मेलन जो है इसके प्रथम चरण में ये 4 जगह जो है प्रथम चरण में इसको संबोधित करेंगे। राहुल गांधी छात्रों, अभ्यर्थियों, युवा संगठनों, शिक्षकों और परीक्षा घोटाले से प्रभावित लोगों को एक साथ लाने के लिए छात्र सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करेंगे। पहला ये सम्मेलन जो है वो कोटा में 17 जून को होगा, इलाहाबाद में 17 जुलाई को होगा, 10 जुलाई को, और पटना में 11 जुलाई को, और दिल्ली में 14 जुलाई को। छात्रों को लामबंद करने के लिए एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, जिला कांग्रेस कमेटियां और स्थानीय इकाइयों द्वारा बड़े पैमाने पर देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा, और जिसमें ये गतिविधियां शामिल होंगी: डिजिटल और भौतिक आमंत्रण भेजना, परिसरों में संपर्क। जो छात्र हैं, जो तमाम प्रतियोगी छात्र हैं, स्कूलों के छात्र हैं, जो इन नीतियों से, इन धांधलियों से जो प्रभावित हैं, उनको मोबिलाइज किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए और उनके आंदोलन को, चूंकि अलग अलग जगहों पर अमलेंदु जी ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के आंदोलन तो चल ही रहे हैं, तमाम जो छात्र हैं, जो पीड़ित छात्र हैं, उनको कहा जाए। वो अभी कल इको गार्डन पे आपने देखा कि वहां बड़ी संख्या में छात्र जुटे हुए थे, तमाम अध्यापक जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो भी जुटे हुए थे। तो ये इन छात्रों को भी मोबिलाइज किया जाए, इनको साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाए, इसकी ये पूरी तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, इसकी पूरी तैयारी है। और इसमें जो मुख्य मांगे हैं उसमें जो है ये कहा गया है कि एक तो नीट परीक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाए, डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, यानी कि एनटीए भंग किया जाए, परीक्षा शुल्क खत्म किया जाए, पेपर लीक रैकेट शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, और सरकार के उच्चतम स्तरों पर जवाबदेही तय करना, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल है। ये मुख्य रूप से 4 मांगे हैं, इसको हैं। और संसद में जो है कांग्रेस पार्टी भारत के युवाओं के सामने खड़े संकट पर एक व्यापक चर्चा की मांग करेगी और उनके हितों, अधिकारों और भविष्य की रक्षा के लिए विधायी उपायों की वकालत करेगी। ये इस प्रेस विज्ञप्ति में समीर जी कहा गया है। बिल्कुल। और चूंकि पहला ये कार्यक्रम, पहला जो ये आंदोलन होगा, ये होगा कोटा में, तो राजस्थान के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। और चूंकि ये जो 4 जगह है, ये बड़े सेंटर्स हैं अमलेंदु जी, जहां पर बड़ी संख्या में तमाम परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं, वहां रहकर पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं और वहीं से एग्जाम देते हैं। उनमें राजस्थान का कोटा शहर है, फिर प्रयागराज है यानी इलाहाबाद है, दिल्ली है, पटना है, तो इन जगहों पर ये आंदोलन होंगे। अशोक गहलोत का ट्वीट देखते हैं, उन्होंने भी यही बात कही है इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए। और कुल मिलाकर ये है कि अब एक बड़ा आंदोलन लगातार, ये जो पहले 4 जगह पहला चरण बताया गया है, इसके बाद अभी और होंगे, तो अब ये लगातार चलता रहेगा। अशोक गहलोत लिख रहे हैं कि मोदी सरकार की शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी आंदोलन। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कोटा, इलाहाबाद, पटना और दिल्ली में 4 विशाल महारैलियां आयोजित करने जा रही है। देश भर से छात्रों को इस आंदोलन के लिए संगठित किया जाएगा। शिक्षा, अवसर और युवाओं के भविष्य के लिए लड़ाई जारी है, प्रतिरोध जारी है। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है। हाँ बिल्कुल, ये अशोक गहलोत जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने इसको ट्वीट किया है। और कोटा जो है राजस्थान में एक तो बड़ा वो सेंटर है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए, खासतौर से नीट के लिए समझ जी, तो वहाँ पहला ये किया जाएगा। वहाँ से छात्रों को खुद जान लेने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं कोटा से, इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इससे बढ़कर इसलिए है कि कोटा जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र भी है। तो वहाँ से ये शुरुआत एक तरीके से हो रही है, तो कई संदेश जो है इसके ज़रिए दिए जाएंगे। तो अब देखना है कि संसद के अंदर जब ये संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तब इसको लेकर कांग्रेस वहाँ क्या करती है। और इस जो अभी तो चूंकि 17 जून को ही है कोटा में पहला, अभी सबसे पहले वहीं आज जो है 13 जून है, मतलब 3 दिन के बाद ही है, चौथे दिन आज से है। तो ये देखा जाएगा कि वहाँ से किस तरीके से आंदोलन और बड़ा होता है। अब तक 50 से ज़्यादा बड़े प्रदर्शन पूरे देश भर में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के इसको लेकर हो चुके हैं, नीट की परीक्षाओं में घोटाले और सीबीएसई के घोटाले को लेकर और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। अब जो ये कार्यक्रम घोषित किया गया, तो ये कार्यक्रम यही घोषित किया गया साफ तौर पर इसलिए कि अब इसमें छात्रों जो हैं उनकी भागीदारी हो, जो इसके पीड़ित हैं और उनके परिजन जो है पीड़ितों के, उनकी इसमें भागीदारी हो। बिल्कुल। तो ये बड़े पैमाने पर यह आंदोलन उन जगहों पर जो मुख्य केंद्र हैं शिक्षा के और छात्रों के, वहां पर जो तैयारी करने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की। इसके अलावा आज हम लोग पश्चिम बंगाल की लगातार बात कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल और चुनाव आयोग
चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो जिस तरीके से बीजेपी चुनाव जीत रही है उसमें पूरा का पूरा योगदान उसका है, यानी क्रेडिट उसको दी जा रही है। लेकिन क्रेडिट दी जा रही है, उसके पीछे कारण है। जीतू पटवारी ने एक ट्वीट किया है, एक विजुअल, वो तो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कल का एक दृश्य है। एक बिल्डिंग में, इमारत में आग लग गई अमलेंदु जी, और 4000 जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होती हैं, ईवीएम होती हैं, वो जलकर खाक हो गई। अब ये कहा जा रहा है, सवाल उठ रहा है कि आग अपने से अचानक लग गई या फिर आग लगाई गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आग लगी कि लगाई गई ये समझ में नहीं आ रहा। वो ट्वीट तो हम लोग देख ही सकते हैं जीतू पटवारी का। वो लिख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकारी बिल्डिंग में लगी आग से 4000 ईवीएम ही नहीं, बीजेपी का चुनावी पाप भी जलकर खाक हो गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी का चुनावी पाप भी जलकर खाक हो गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी भीषण आग लगी थी। 4000 वहां पर ईवीएम मशीन रखी थी, शायद 10-12 विधानसभा सीटों की में इस्तेमाल होने वाली, पूरे एक जिले की मशीन, एक जिले की वहां पर, हाँ, चुनाव की मशीनें रखी थी। और ये अमलेंदु जी, ये वो ईवीएम मशीनें थी जो अभी चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। अभी चुनाव में इस्तेमाल हुई थी, वही है, इसी विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई थी। 45 दिन तक सुरक्षित रखना होता, 45 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए तो उससे पहले आग लग गई। अब जाओ, कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट और कौन याचिका करेगा 45 दिन की हमको जांच कराओ इनकी ईवीएम मशीनों की। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा है? यहाँ आग लग गई, आखिर वो किसी को इस पर सजा देगा, संज्ञान लेगा? अरे काहे को संज्ञान देगा? ऐसी थोड़ी आग लग गई है, समझिए, आग लगी है कि लगवाई गई है, ये भी तो सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल उठ रहे हैं, वही तो भाई, चुनाव आयोग इसमें अगर शामिल नहीं है तो इसमें अब तक चुनाव ने क्या एक्शन लिया? अब तक तो मुझे लगता है कोई ट्वीट तक नहीं किया है। नहीं, कोई ट्वीट नहीं है, कोई हलफनामा कोई हलफनामा नहीं मांगा, कोई राष्ट्र माफी नहीं मांगी है, तीसरा कोई विकल्प है भी नहीं। तो दोनों में से कोई काम नहीं किया गया। तो ये इसका मतलब जो कह रहे हैं जीतू पटवारी कि इसके साथ ही जो बीजेपी के चुनावी पाप भी जलकर खाक हो गए, तो ये साफ है जो पाप थे बीजेपी के चुनावी पाप, उनको खाक करने के लिए आग लगवाई गई होगी। इसका मतलब यह है जीतू पटवारी का कहने का। बिल्कुल, कैसे यहाँ पर आग लगवाई गई है। और चूंकि जीतू पटवारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, ताजा तरीन उन्होंने मामला झेला है। वहां जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज हुआ है राज्यसभा के लिए, और पूरी तरह से सारे नियमों की, कानूनों की एकदम वहां पर धज्जियां उड़ा दी गई, ये कहा जा रहा है। हालांकि उनको सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से क्लीन चिट मिली है, लेकिन इसके खिलाफ एक ऑप्शन है कि अभी वो चुनावी याचिका दायर कर सकते हैं। मीनाक्षी नटराजन इस अपने नामांकन को लेकर जो खारिज हुआ और जो सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी फैसला आया है उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार सुन लेते हैं मीनाक्षी नटराजन को क्या कह रही हैं। मीनाक्षी जी, आप थी वहाँ पे, खुद प्रेजेंट थी। हाँ, मैं ऑनलाइन थी। ऑनलाइन प्रेजेंट पूरी दलील सुनी। हाँ, क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार? देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना। राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे, और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं। मैम, आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है, जो आप नहीं कर रहे, आलू भाई मुझे करना। तो आप मध्य प्रदेश सरकार के वकील वहाँ बहस कर रहे थे। हालांकि कल जब टिप्पणी भी की थी जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी कि भाई आपका क्या मतलब है इससे यहाँ पर, लेकिन मतलब तो था ही। मोहन यादव जिस तरीके से उछल गए थे खुशी से और पूरे उनके साथी, तो ये समझ में आ रहा था कि ये सरकार के लिए कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल समझिए, हाँ, ये बिल्कुल समझ में आ गया सरकार कितनी खुश है, मोदी जी कितने खुश हैं। मोदी जी खुश हुए तो उछल पड़े मोहन यादव भी कि भाई मोदी जी ने काम सौंपा था वो हो गया। अब यही कहा जा सकता है। विपक्ष तो यही कह रहा है, कांग्रेस तो यही कह रही है कि ये वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी जो है इसको लेकर किया जा रहा है। इसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो क्या कह रहे हैं समीर जी, उनको भी सुन सकते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। जिस तरीके से मीनाक्षी नटराजन का पर्चा नामांकन खारिज हुआ है, ये प्रजातंत्र बचाने की लड़ाई, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये केवल एक नामांकन रद्द नहीं हुआ और एक नामांकन को बचाने के लिए या कोई सीट के केवल एक मात्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे, एक सिद्धांत की, आदर्श की लड़ाई लड़ रहे हैं।
किस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है देश में, आप देख रहे हैं। पहले वोट चोरी, फिर सीट चोरी, हरियाणा में तो कर दी सरकार भी चोरी और उसके ऊपर से सीना चोरी। कैसे पूरे देश में ये तांडव चल रहा है, लोकतंत्र को कुचलने का तांडव पूरे देश में चल रहा है इस अहंकारी सरकार का। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हर प्रदेश के अपने अपने उदाहरण हैं। सचिन नायक जी बता रहे थे कि इस एमएलसी के सारे कैंडिडेट निर्विरोध किस तरीके से धक्के से करे। अभी की बात है, ये तो अभी की बात है। कैसे वहां पे पार्टियों को तोड़ दिया, महाराष्ट्र में कैसे वोट चोरी की गई, चंडीगढ़ के साथी बैठे हैं वहां पे मेयर के चुनाव में कैसे चुनाव आयोग वाला जो प्रतिनिधि था उसका क्या वीडियो सामने आया, बताने की आवश्यकता नहीं है। कैसे आम आदमी पार्टी के सांसद, टीएमसी के सांसद, अभी हरियाणा के अंदर राज्यसभा का चुनाव था उसमें भी हमने देखा धक्के से रिटर्निंग अफसर धक्के से वोट कैंसिल करके किसी भी तरीके से, जब उनकी संख्या पूरी नहीं हुई खरीद फरोख्त की, तो धक्के से वोट चोरी करके और वहाँ भी सीट चोरी करने का प्रयास किया गया रात के अंधेरे में। लेकिन वहाँ किसी तरह से सबने मिलके उनके उन प्रयासों को सफल नहीं होने दिया। तो दीपेंद्र हुड्डा ये क्या बात कर रहे हैं, कैसे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और ये कल जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ किया था। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जिस तरह से खारिज किया गया, वहां पर राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी करने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के विधायक हैं, जिनको बाद में हिरासत में ले लिया गया, वहां जाने नहीं दिया गया। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जो बीजेपी के मंसूबों को तो बता ही रही है, और इसके अलावा किस तरह से चुनाव आयोग उसमें शामिल है। जब चुनाव आयोग में शिकायत करने जाते हैं तो वो किस तरीके से उनको वहां पर शिकायत नहीं लेता है, अगले दिन क्या कुछ करता है। आरओ ने जिस तरीके से आनन फानन में ये सारा फैसला किया, तो ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। तो विपक्ष के ये आरोप कितने पुख्ता साबित होते हैं मीनाक्षी नटराजन के पेपर खारिज होने की घटना से। बिल्कुल समीर जी, इससे खारिज होने की घटना से महत्वपूर्ण बात अब ये आ रही है समीर जी कि जो मीनाक्षी नटराजन का जिस आधार पे खारिज किया गया वो याचिका ही वापस कर दी उस अदालत ने जी। यानी वो खत्म, सुनने लायक ही नहीं है और उस पर नामांकन खारिज हो गया। और सुप्रीम कोर्ट साहब कह रहे हैं कि बीच चुनावी प्रक्रिया में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कैसे हस्तक्षेप कर दें? वाह सुप्रीम कोर्ट साहब, वाह, इससे अच्छा सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी को कहाँ मिलेगा? ये तो तमाशा है। मतलब एक याचिका जो है वो जिसके आधार पर खारिज किया जा रहा है नामांकन, वो याचिका ही खारिज हो गई है और सुप्रीम कोर्ट साहब कह रहे हैं कि हम इसमें बीच में हस्तक्षेप कैसे करें। अच्छा, उस मुकदमे में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ मुकदमा नहीं है, वो किसी अन्य के खिलाफ है। मीनाक्षी नटराजन का नाम तो इसलिए है क्योंकि उस समय वो तेलंगाना की कांग्रेस की प्रभारी थी और वो मामला तेलंगाना के कांग्रेस के किसी नेता से जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तेलंगाना के किसी कांग्रेस के नेता से जुड़ा हुआ है और उसमें मीनाक्षी नटराजन कहीं नहीं है। 2022 की याचिका है, मीनाक्षी नटराजन 2025 में वहाँ प्रभारी बनी है और ये है कि सब प्रभारी ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, उसके बाद वो वहां की प्रभारी भी नहीं है। तो प्रभारी के तौर पे एक्शन पर 2022 से 2025 तक था, वो उस प्रभारी भी होना चाहिए अगर इसी पे एक्शन होना है तो। मतलब कल हम लोग जब उस ये सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही थी जब प्रोसीडिंग, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा अदालत से कि आप जो मामला है आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को हैरानी नहीं हुई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को हैरानी नहीं हुई और अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता है उनको भी एक मामले में सजा हो चुकी है। अब सजा का वो टाइम तय होना है। वो लिख रही हैं उस पूरी प्रोसीडिंग को शेयर करते हुए कि कोई सुनने को तैयार नहीं था जब सब फैसले पहले ही लिए जा चुके थे।
अब ये जो है समीर जी हमारी न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट का इकबाल जो है ये रह गया है और इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं है, खुद ये सुप्रीम कोर्ट साहब जो हैं, ये जज साहिबान जो यही इसके लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर ये इतने सवाल उठ रहे हैं और ये अगर कहा जा रहा है तो अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा कि आखिर ये इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं और जनता का, आम नागरिकों का भरोसा अगर इस तरह से उठा तो फिर क्या होगा ये समझ में आएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं हमसे आपसे ज्यादा समझदार हैं, कम नहीं है, उनको भी समझना होगा। लेकिन जो ये पूरा का पूरा ये प्रकरण है इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इधर तृणमूल कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है इन सारी चीजों पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब नियमों के मुताबिक हो रहा है। हमले जी बिल्कुल सब ये बताया जा रहा है कि सब नियमों के मुताबिक हो रहा है और बहुत अच्छा सब चल रहा है। अच्छा चल रहा है सब, हाँ। बिल्कुल सब चंगा सी, देश में सब चंगा सी। और मोदी जी ने जो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये भी रिकॉर्ड मोदी जब तोड़ रहे हैं तो रिकॉर्ड तो तोड़ रहे हैं मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आदित्य ठाकरे जो शिवसेना यूबीटी के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि जो लोग टीएमसी छोड़कर जा रहे हैं वो गद्दार हैं। क्या कह रहे हैं उसको हम लोग सुनते हैं। आदित्य ठाकरे जो टीएमसी में वहाँ जो एक पार्टी छोड़ने की, नया गुट बनाने की ये पूरी कवायद चल रही है, क्यों चल रही है और ये कौन लोग कर रहे हैं, सुन लेते हैं आदित्य ठाकरे को। मुझे लगता है जो डरपोक लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं, जिन्हें कोई ये लेना देना नहीं है कि उनके लिए पार्टी ने क्या किया, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, ममता दीदी ने उनके लिए क्या किया, ऐसे लोग नैया छोड़ के भाग रहे। सर जब कल्याण बनर्जी जैसे कहते हैं कि मैं अभिषेक बनर्जी तो पार्टी में रहेंगे या फिर मैं पार्टी में रहूंगा, मुझे लगता है देखिए ये सारी अगर आप देखें तो बातें बिगड़ते हुए राजनीतिक स्थिति की एक चिन्ह है। और अगर हमारे केस में न्याय मिल जाता पहले ही तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। हम आज भी उम्मीद करते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलेगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, ये बहुत बड़ा इशू है और मुझे यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ अंतिम निकल। ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं अमलेंदु जी कि अगर ये इनका मामला अभी इनका यानी इनकी पार्टी का मामला उसको भी कैसे तोड़ा गया और उसको बहुत सारी चीजें, वो तो लंबी कहानी है, न जाने कितनी बार यहाँ पर चर्चा हुई है, अभी भी वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है वो मामला। और अगर हो गया होता तो ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और एक दिन सीजीआई साहब जो थे वो शिवसेना के वकील को हड़का रहे थे कि आपके नेता जो है बाहर जाकर न्यायपालिका पर उंगली उठाते हैं। अरे भाई काहे नहीं उठेंगी उंगलियां जी। अब वो कह रहे हैं ये मिल जाता तो आपने तो तय कर दिया ना नजीर कि भाई ठीक है, जो आपने महाराष्ट्र में किया बंगाल में भी आप कीजिए, स्वतंत्र हैं आप, तो क्यों सवाल नहीं उठेंगे। और न्यायपालिका कोई सवालों से बाहर है क्या? संविधान से परी हो गई है न्यायपालिका क्या? इस देश के लोगों ने ही बना रखी है, जो संविधान बनाया है। संविधान ने ही न्यायपालिका बनाई है, संविधान ने ही सुप्रीम कोर्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान नहीं बनाया। तो संविधान पे अगर खतरे हैं तो और सुप्रीम कोर्ट अगर खामोश बैठा हुआ तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। यहाँ ये बात आ रही है। लेकिन कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, 19 सांसदों की जो नई लिस्ट आ गई है उसके ऊपर वो बिल्कुल इस लिस्ट को, और इस लिस्ट में किसी ने नहीं देखा है कि किनके सिग्नेचर है। कई सांसद ऐसे हैं जो बाहर आकर वो सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं कि भाई हमारा, हम तो हैं ही नहीं लेकिन हमारा नाम भी उसमें चल रहा है। नई लिस्ट आ रही है, हर दिन एक नई लिस्ट आ रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख को यानी सोमवार को स्पीकर से भी वो लोग मिलेंगे। अब कौन लोग मिलेंगे अब तब ये देखा जाएगा। लेकिन कल्याण बनर्जी को सुनते हैं क्या कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में जो कुछ चल रहा है उसे लेकर। सिग्नेचर लिस्ट भी आ गया है, काफी ऐसे नाम है जो कि काफी आश्चर्य करने वाले हैं, जैसे शायोनी, यूसुफ। क्या बोलेंगे इसको लेकर? देखिए उन लोग को करना है करिए, उन लोग को अभी बीजेपी का शेल्टर में रहना होगा, नहीं तो वो लोग को कुछ नहीं चलेगा, समझा ना। ये 4 मई का बाद सब डेवलपमेंट हुआ, कुछ ना कुछ एक रीजन दे के बोल रहे हैं, प्लॉय सब। लेकिन उन लोग का चीफ मिनिस्टर का साथ रहने का आदत हो गया, तो चीफ मिनिस्टर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो लोग क्या बोला, प्लॉय क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट। जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने नहीं सकता कि वो लोग क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट करेगा। जब पश्चिम बंगाल का डेमोक्रेसी खत्म हो गया, जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कर्मी को अरेस्ट कर रहे हैं, घर में नहीं रहता है, सब उधर जाके बैठ के सब बात कर रहे हैं। एक प्लॉय है। सबसे बड़ा चीज क्या है? डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा चीज क्या है? मेरा वर्कर
उसको लाइफ बचाना, उसको पुलिस हैरेसमेंट से बचाना। ये लोग चला जाएगा तो तुम डेवलपमेंट करके क्या करेगा? क्या डेवलपमेंट किया है? एक महीने में इतना काम किया है, इतना चीफ मिनिस्टर के साथ बात किया है सब एमपी, क्या क्या चीफ मिनिस्टर ने उन लोग को क्या करेगा वो कमिटमेंट दिया है, बोलिए क्या डेवलपमेंट किया है? इन्होंने शेल्टर में रहना चाहता है, हम लोग हैरेस्ट हो रहे हैं, बीजेपी पीपल्स आर हैरेसिंग मी, पुलिस आर हैरेसिंग अस। ये लोग उससे डरते हैं कि बिकॉज उन लोग का लड़ने का कोई आदत नहीं है। काकोली गस्ती से लड़ा था, लेकिन शताब्दी राय ने कभी लड़ा नहीं है और कोई लड़ा नहीं है, लड़ने का आदत नहीं है। तो हम लोग का लड़ने का आदत है। अभी जो हालत हो गया, कभी पश्चिम बंगाल में कोई ऑपोजिशन ऐसा नहीं फेस किया है। एक महीना में हम लोग जो हालत हो गया पश्चिम बंगाल में, पुलिस अरेस्ट करते हैं, रात में हैंडकफ पहन के ले आते हैं, दिन में बीजेपी आदमी को बोल देता है, 100 आदमी आके चोर चोर करके अंडा छुप पकता है, उसका लाइफ रिस्क हो गया है। और ये लोग ठंडा घर में बैठ के बीजेपी का मिनिस्टर के साथ बैठ के उन लोग का फ्यूचर बना रहा है। लिख लीजिए, ये 19 आदमी जो जा रहा है, बीजेपी उनको नहीं लेंगे और 19 आदमी का अंदर 18 आदमी नहीं जीत के आएंगे। तो ये वहाँ पर जो इनको बीजेपी का शेल्टर चाहिए किसी न किसी वो वजह से, उनको या तो मामले हैं उनके खिलाफ जो कुछ भी है, लेकिन उनको कुल मिलाकर उनको संरक्षण चाहिए। उनको पता है कि अगर नहीं जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, लेकिन बीजेपी में कोई भविष्य भी नहीं है, ये चेतावनी भी दे रहे हैं कल्याण बनर्जी। और उधर अभी खबर आ रही है कि कुणाल घोष को भी अमलेंदु जी CID का नोटिस मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं और कैसे चल रही है, लेकिन जो बातें कह रहे हैं कल्याण बनर्जी, बहुत बड़े वकील भी हैं, सांसद हैं, कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है और खत्म तो पूरे देश भर में करने की तैयारी चल ही रही है। और देखा ही जा चुका है भाई, संवैधानिक संस्थाएं जिस तरीके से सरकार के सामने दंडवत प्रणाम कर रही हैं, नमस्ते सदा वत्सले कर रही हैं, तो समझा जा सकता है कि लोकतंत्र तो खत्म हो ही गया। अब तो तानाशाही न्यायपालिका के जरिए जो है लाने की कोशिशें भी की जा रही हैं कि इसके जरिए लाया जाए। इसको लेकर बहुत चिंताएं बढ़ रही हैं। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, हम लोग उनको भी सुनेंगे, वो भी इस मसले पर समीर जी कह रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है और सभी राजनीतिक दलों पर हमला किया जा रहा है, मतलब ये, और इसके बाद देश के अंदर तानाशाही लाने की तैयारी है। ये भी यही बात कह रहे हैं इमरान मसूद कि इस तरीके से करके कल्याण बनर्जी की तरह के ये देश के अंदर तानाशाही लाने की तैयारी है। कल्याण इनको इमरान मसूद को, कांग्रेस के सांसद हैं और क्या कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर फिलहाल घमासान चल रहा है, देख भी रहे हैं, वहाँ के विधायक, सांसद और जो राजनीतिक उथापथल है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। अभी राजनीतिक दलों पर हमला है, उसके बाद देश के अंदर जो तानाशाही है उसको लाने की तैयारी है। अगर आज ना जागे तो फिर ये कभी नहीं रुकने वाला है। कल बंगाल में EVM जल गई, क्योंकि सवाल खड़ा हुआ था जिस गांव के अंदर 97% वोट मुस्लिम हो, 4 ही वोट नॉन मुस्लिम थे, वहां 90% वोट बीजेपी को मिल गया। ये सवाल खड़ा ही हुआ था कि 4000 EVM जला दी गई। नीट का पर्चा घोटाला हुआ, पूरा शिक्षा मंत्रालय में आग लग गई। तो ये जो कुछ घट रहा है देश के अंदर, ये देश तानाशाही की तरफ जा रहा है और पूरी तरीके से देश के अंदर सारी व्यवस्थाएं पंगु करने की तैयारी है। मतलब आपका साफ कहना ये किस तरीके से सबूत ही नष्ट कर दो, यानी न रहे बांस न बजे बांसुरी। अब कह रहे हैं कि ये उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ये EVM मशीनें थी। बिल्कुल बता रहे हैं कि भाई जिस जो 100% एक तरह से कहा जाए % मुस्लिम पोलिंग वाला गांव है, 90% वोट बीजेपी को मिल गया। और उसकी जब शिकायतों की तैयारी हो रही है कि अब इसकी जांच कराई जाए EVM मशीनों की, तो EVM मशीनों में ही आग लग गई। नहीं तो हो सकता है कि 90% मुस्लिमों ने दिया रहा हो। हाँ तो लेकिन शुभेंदु अधिकारी तो कह रहे हैं कि नहीं दिया किसी मुसलमान ने वोट। ये भी बात है।
काम हम नहीं करेंगे तो जब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, हम शुभेंदु अधिकारी को सही माने कि बाकी लोगों को सही माने? हम तो शुभेंदु अधिकारी को सही मानेंगे। तो शुभेंदु अधिकारी चूंकि कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, लेकिन ईवीएम मशीनों ने ज्ञानेश कुमार के जरिए वोट दे दिया, इसका मतलब यही है। तो इसमें क्या है, किसकी मिली भगत है, किसकी क्या है? तो इमरान मसूद यही कह रहे हैं। इसी तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर कि नीट की घपले की बात आई तो हमारे पास शिक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग में आग लग गई। तो ऐसी आग लग रही है, बेमौसम आग लग रही है। मतलब इधर तो आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है और वहां आग लग रही है। तो ये समझा जा सकता है मानसून चल चुका है, जबकि केरल से काफी दिनों का, उसके बाद लेकिन जो तमाम विभागों को इतना सक्रिय कर दिया गया है, तो आखिर ये फायर वाले विभाग को इतना सक्रिय क्यों नहीं कर दिया गया है? उनको भी थोड़ा सक्रिय कर दे भाई, कि आग लगने से पहले ही पहुंच जाए, या आग जैसे ही लगे कम से कम तुरंत बुझा दे। 4000 मशीनें तो न जलने पाए। हाँ, अब ये बताया जा रहा है कि वो 13 मंजिल से ज्यादा की हाइड्रोलिक मशीनें नहीं है फायर विभाग के पास। ऐसी भी कई जैसे खबरें आती हैं। तो ये सारी क्या 14वीं 15वीं मंजिल पे ये सब मशीनें और ये आग लगने की घटनाएं हो रही हैं समीर जी? इसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं। तो अगर 13 मंजिल से ज़्यादा की, 12 मंजिल से ज़्यादा की अगर हाइड्रोलिक मशीनें नहीं है तो बनवा क्यों रहे हो भैया 22 मंजिला इमारतें? खैर ये हो जाएगा, लेकिन ये इसको लेकर साफ समझ में आ रहा है कि क्या घटनाएं घट रही हैं। और इमरान मसूद जो कह रहे हैं और कल्याण मंत्री जो कह रहे हैं, दोनों को कहने का मकसद जो है वो यही है कि देश के अंदर अब तानाशाही लाई जा रही है और न्यायपालिका से उसको संस्थागत रूप दिलाया जा रहा है। बिल्कुल, उसको किस तरीके से यहाँ पर सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किस तरह एक उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जो मीनाक्षी नटराजन ने जो कुछ उनके साथ हुआ है, जिस तरह से उनका पर्चा खारिज हुआ है और पर्चा खारिज करने के बाद फिर उस पर चुनाव आयोग कुछ बात करने को भी तैयार नहीं है, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं। इस घटना ने तो एकदम पूरी तरह से लोगों को चौंका कर रख दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ और भी है कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे अमलेंदु जी कि बहुत अच्छा किया सुप्रीम कोर्ट ने भी और आरओ ने, फिर चुनाव आयोग ने तो किया ही। मीनाक्षी नटराजन जैसे नेताओं की संसद में ज़रूरत ही क्या है? हाँ, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है भाई। गांधीवादी है। जिस संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी हो तो वहाँ मीनाक्षी नटराजन जैसे गांधीवादियों की आवश्यकता क्या है? सही सी बात है। तो ये आप समझा जा सकता है, तो इसलिए है, तो इसलिए इंतजाम किया गया कि अब नहीं जाए गांधीवादी। मोदी जी हैं संसद के अंदर, अमित शाह जी हैं संसद के अंदर, तो अब क्या ज़रूरत है मीनाक्षी नटराजन के वहाँ जाने की? बहरहाल समीर जी, कल राहुल गांधी ने समीर जी एक अपना भाषण का ऑडियो जारी किया और वो भाषण 8 जून को उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक में दिया था। तमाम मीडिया में खबरें आई थी कि काफ़ी ज़्यादा जो था वो इंडिया गठबंधन के दलों में आपस में उस बैठक में खींचतान हुई और ख़ास तौर से तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हमलावर थे राहुल गांधी के ऊपर, और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीआई जो थे ये भी काफ़ी ज़्यादा हमलावर थे। राहुल गांधी ने इन सारी खबरों पर एक तरह से कहा जाए ब्रेक लगाते हुए वो खुद अपना वीडियो मतलब भाषण जो है वो जारी कर दिया है। और उसमें जारी करते हुए राहुल गांधी साफ कहते हुए सुने जा सकते हैं कि आप हम पर आरोप लगा सकते हैं, हम आपकी सारी बात सुनेंगे, चूँकि हमारा जो है मसला अलग है और आपसे हम अलग क्यों हैं इन पार्टियों से। और यानी समीर जी हम लोग भी लगातार जो बात करते रहे थे, मुझे लगता है राहुल गांधी ने उसी बात को आगे एस्केलेट किया है। वो ये है कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो चाहे इंडिया गठबंधन से बाहर हों, सबका लक्ष्य केवल एक है, किसी तरीके से सरकार में आ जाएं। और सरकार में आ जाए तो बीजेपी के साथ भी जाना हो तो चले जाएंगे, पहले भी सब लोगों ने किया है। दरवाजे के पीछे से भी सब मुलाकातें बीजेपी से करते रहते हैं। ममता बनर्जी जो आज इतना यादें हो रही है, किस तरीके से चुनाव से पहले तक किस तरीके से आपने सारे बिल पास करवाए बीजेपी के राज्यसभा में। इतना ही नहीं, आपने आरएसएस को क्लीन चिट दी, अमित शाह पे आपने हमला किया। तो भाई अमित शाह अकेले जो है वो जिम्मेदार है इसके लिए, आरएसएस कुछ नहीं है। अमित शाह क्या है? आरएसएस अगर आज ठान लेगा तो अमित शाह मोदी जी कहीं के नहीं रहेंगे। तो असली जड़ आरएसएस है, असली जड़ मोदी जी अमित शाह नहीं है। ये प्यादे हैं, कठपुतलियां हैं आरएसएस की। तो आरएसएस को आपने उस तरीके से एक तरीके से आपने उसकी प्रशंसा कर दी। इसी तरीके से तमाम लोग करते रहते हैं। अखिलेश यादव भी कुछ इस तरह की बातें करते रहते हैं। बिना नाम लिया बाबा को तो आप टारगेट करते हैं, भाई मोदी को आप टारगेट क्यों नहीं करते हैं? तो ये सवाल है। इसी तरीके से तेजस्वी यादव जो है, मतलब आप अखिलेश यादव के साथ तो पहले चलेंगे वोट चोरी को लेकर वहाँ यात्रा करने के लिए, और फिर अकेले आप निकल पड़ेंगे, निकाल लेंगे यात्रा। और फिर आप दबाव बनाएंगे कि आपके मुताबिक जो है वो सीटें दी जाए, कांग्रेस से टिकट भी आप ही बांटें।
तो सब कुछ आप करेंगे। इसको लेकर राहुल गांधी ने कल जो जारी किया, तो वो हम लोग उसकी एक क्लिप अपनी टीम से कहेंगे, अगर उनके पास हो एक क्लिप तो वो सुनाएं, और उसमें जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही तो वो हम अपना यहाँ बता सकते हैं हिंदी में उसको कि क्या है। जी बिल्कुल, वो तो बड़ा काफ़ी उसकी चर्चा हो रही है, और अगर एक छोटी सी क्लिप, लंबा भाषण है उसका उन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन का है, तो खैर वो एक लंबा भाषण है, लेकिन उन्होंने खुद उसको जारी किया है ताकि इस तरह की खबरों पर विराम लगे, और एक जो डीरेल करने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन की मजबूती को, एकजुटता को, उसको कैसे एक तरीके से उसको डिफेम करने की, उसको लेकर ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कहा है जो राहुल गांधी ने उसमें कि कांग्रेस पार्टी एक प्रतिरोध आंदोलन है जो इस विचार की रक्षा करती है कि सभी भारतीय समान हैं। हम मूल रूप से आरएसएस की सोच के खिलाफ हैं। हम मर जाएंगे, हम बीजेपी या आरएसएस के साथ खड़े होने या समझौता करने से पहले कांग्रेस पार्टी में ही मर जाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको हमारे सिर काटने होंगे। मैं इस देश के लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जानता हूं जो कहेंगे हमारे सिर काट दो, हम आरएसएस के सामने नहीं झुकेंगे। तो ये यही सारी, और हाँ आगे लिख भी रहे हैं कि मुझे ये कहते हुए खेद है कि इस समूह में भ्रम है। भ्रम यह है कि आप एसपी, टीएमसी, आरजेडी मानते हैं कि जिन राजनीतिक तरीकों का आपने अब तक इस्तेमाल किया है वे आगे भी काम करेंगे। ये तभी काम करते थे जब भारतीय राज्य उन्हें काम करने के लिए बराबरी का मौका देता था। अब वो मौका नहीं रहा। बीजेपी का राज्य की संस्थाओं पर कंट्रोल है, बीजेपी का कानूनी सिस्टम पर कंट्रोल है, बीजेपी का ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल है, उसका इंटेलिजेंस एजेंसियों पर कंट्रोल है, बीजेपी का इलेक्शन कमीशन पर भी कंट्रोल है। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप पुराने सिस्टम से, कांग्रेस के समय जो सिस्टम काम कर रहा था, वो लेवल प्लेइंग फील्ड आज आपके पास नहीं है कि आप उससे लड़ाई लड़ लोगे। बिल्कुल उससे लड़ लेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि आप जो तमाम दल हैं, आप तब काम करते थे और तब आप बने थे जब आपको राज्य काम करने की अनुमति देता था। आज राज्य काम करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन कांग्रेस जो है उसकी जो स्थापना हुई और उसका जो इतिहास है वो राज्य के संरक्षण में नहीं है, राज्य के खिलाफ है। ये मूलभूत अंतर है, बिल्कुल राज्य के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी भी, जो समाजवादी जब तक कांग्रेस के अंदर थे तब तक वो जो थे वो सरकार के खिलाफ थे, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद राज्य के संरक्षण में ही आप सरकार की खिलाफत करते थे। लोहिया से लेकर के और जेपी तक जो थे, चूंकि राज्य आपको अनुमति दे रहा था तो आप कर रहे थे। तो राहुल गांधी आगे जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी विरोध करने वाली पार्टी है, इसे काम करने और बने रहने के लिए भारतीय राज्य की निष्पक्षता की जरूरत नहीं है। असल में भारतीय राज्य की संस्थाओं का जितना गला घोटा जाएगा, उन पर जितना कब्जा किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की रक्षा के लिए उतनी ही आक्रामकता से लड़ेगी। कृपया समझें, हमने 2024 का पिछला चुनाव जीता था, हम 2024 का चुनाव नहीं हारे थे। आपने पूछा कि नीतीश जी क्यों चले गए, यह मेरी वजह से नहीं था, यह कांग्रेस पार्टी की वजह से नहीं था। और मैं आपको बता दूं कि जल्द ही वे कुछ साधन जो काम करते थे वे भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस भारतीय राज्य पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 100 साल से भी पहले इस तरह के फैसले का सामना करना पड़ा था। ये महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी कह रहे हैं। तो उन्होंने, उनके इस भाषण की काफ़ी चर्चा हो रही है, और जो कुछ बातें कही हैं ये आंख खोलने वाली है। अब ये इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के लिए भी, और सबसे बड़ी बात तो ये कि देश के लोगों के लिए भी। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपना एक रोड मैप जिस तरीके से तैयार किया है, सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ, उसकी नीतियों के खिलाफ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब रहेगी इन सब पर नज़र। आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।